अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। अच्छा, चूंकि एक वीक ऑफ हो गया और आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं, पढ़ के तो आए कोई नहीं होंगे, और वो जो होमवर्क सवाल दिया था वो भी नहीं किया होगा। हाँ, वो सवाल मैंने दिया कौन सा था ये भी नहीं याद होगा। एक तो क्विक रिकैप इस चैप्टर का, ताकि मैं उसको फिर आगे कंटिन्यू कर सकूं। इस चैप्टर में हम लोगों ने, अच्छा किस चैप्टर में? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने शुरू कर दिया था। इस चैप्टर का रिकैप ये है कि अभी फिलहाल मैंने बात शुरू की थी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा, किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो बात शुरू हुई थी उन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिविजुअल जरूरी नहीं है, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक थी पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी में यह था कि इन्वेस्टर ने यह डिसीजन करना था कि पोर्टफोलियो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ए बेहतर है कि बी बेहतर है। पोर्टफोलियो थ्योरी हेल्प करेगी पोर्टफोलियोज के कंपैरिजन में। पोर्टफोलियो क्या है? एक से ज्यादा तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अगर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो ये पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो एक से ज्यादा तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं। पोर्टफोलियो थ्योरी ने हेल्प करनी थी, और पोर्टफोलियो थ्योरी की डिसीजन मेकिंग बेस्ड थी पोर्टफोलियो के रिटर्न पे और पोर्टफोलियो के रिस्क पे। रिस्क का मतलब यह था कि जो रिटर्न्स हैं वो हमारी सोच से कितने ज्यादा डेविएट करेंगे, यानी उस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पोर्टफोलियो थ्योरी की सारी कहानी ये थी कि जिन पोर्टफोलियोज को कंपेयर करना है, अगर सबका रिस्क सेम है, और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे मेजर हो रहा है? उस पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन। पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की स्टैंडर्ड डेविएशन का रफ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि एक पोर्टफोलियो है ए, एक पोर्टफोलियो है बी। इस पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टर पैसा लगाएगा उसको उम्मीद है कि वो एक साल में 17% रिटर्न कमाएगा। जो पोर्टफोलियो बी में पैसा लगाएगा उसको उम्मीद है कि वो एक साल में 21% रिटर्न कमाएगा। रिटर्न मतलब पैसा लगा के साल बाद जो उससे डिविडेंड मिलेगा वो भी, और जो कैपिटल गेन होगा वो भी। तो वो कितने परसेंट है? ये रिटर्न है। लेकिन ये 17% कंफर्म होगा नहीं, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो रिस्क यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रफ सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 3% है तो इसकी रफ सी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो हमने सोचा है 17%, वो 14 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। डेविएशन 3% तक हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन समझने की हद तक ये ठीक है। जबकि इसमें भी इतना ही रिस्क है। तो अगर पोर्टफोलियोज में रिस्क एक जैसा है तो ज्यादा रिटर्न बेहतर है, और अगर रिटर्न एक जैसा है तो फिर जिसमें कम रिस्क हो वो बेहतर है। ये पोर्टफोलियो थ्योरी की डिसीजन मेकिंग थी। और अगर रिटर्न भी डिफरेंट है और रिस्क भी डिफरेंट है तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वैसे तो उसको जुबानी भी डिसाइड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले बगैर भी। जिसमें रिटर्न ज्यादा और रिस्क कम है, इसलिए बी। रिटर्न भी उससे ज्यादा है, रिस्क भी उससे कम है, तो फिर यही बेहतर है। लेकिन खैर ये तो आम आंख से अगर ना भी देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। फिर इसमें ये जो रिटर्न की कैलकुलेशन थी, इस पे बात हुई थी कि इसके अंदर जितनी तरह की कंपनीज के शेयर्स हैं उन सब का अपना अपना एक रिटर्न होगा। हो सकता है इसमें कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, 4 तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, इसमें कोई 3 तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा? उन सब कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का जितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। क्या मतलब रिटर्न मिलने की उम्मीद है? इसमें हम लोगों ने टोटल रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अभी प्राइस
कितनी है, साल बाद कितने होने की उम्मीद है। ये क्या चीज बन गई, कैपिटल गेन प्लस इतना डिविडेंड एक साल में मिल जाएगा, तो इतना टोटल रिटर्न मिलेगा। तो वो कितने % होगा आज की प्राइस। आज की प्राइस क्यों ले रहा हूं, मिसाल के तौर पे आज अगर शेयर 80 रुपए का खरीदें और उम्मीद है कि वो साल बाद 86 रुपए का हो चुका होगा, तो 6 रुपए आएगा कैपिटल गेन और 4 रुपए डिविडेंड मिलने की उम्मीद है। तो 80 रुपए लगा के इन्वेस्टर उम्मीद है कि साल में 10 रुपए कमा लेगा। तो अब ये 10 रुपए 80 रुपए पे कितने % है, 10 डिवाइडेड बाय 80। यस सर, नहीं कितना, 12 ये कॉन्सेप्ट है टोटल रिटर्न का। तो जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है उससे कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, इस पोर्टफोलियो में कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सब के रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। किस चीज को वेट लेना है, अमाउंट के। टोटल पोर्टफोलियो ए में अगर इन्वेस्टर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 15 लाख रुपए में से 3 लाख कंपनी 1 में, 4 लाख कंपनी बी में, 6 लाख कंपनी सी में, तो इस तरह से उनका जो वेट बनेगा उसका वेटेड एवरेज रिटर्न है। और पोर्टफोलियो थ्योरी के मुताबिक ये कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने एक इलस्ट्रेशन 3 बोर्ड पे सॉल्व की थी, यानी खुद भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की थी। और पोर्टफोलियो थ्योरी जिस शहजादे ने भी बनाई थी उसने 2 फार्मूले खुद ही लंबे चौड़े से बना के दे दिए थे, एक 2 एसेट पोर्टफोलियो और एक 3 एसेट पोर्टफोलियो। उनका रिस्क उस फार्मूले से निकल सकता था, लेकिन अगर वो फार्मूला ना भी लगाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाली जाएगी वो उस पोर्टफोलियो का रिस्क है। ये पोर्टफोलियो थ्योरी थी। अच्छा, इसके अंदर एक दो टर्म्स और बता दूं। इसमें एक चीज थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये जो स्टैट्स के फार्मूले, अच्छा सारी मेरी ज़बानी शक्ल ही देखे जा रहे हैं, पेजेस पलटते जाएं तो आपको कुछ टर्म्स भी नजर आए ना जो बोल रहा हूं। इस चैप्टर के स्टार्ट पे मैंने स्टैट्स के फार्मूले लिखे हुए थे, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट पे पहले ही पेज पे ये स्टैट्स के कुछ फार्मूले लिखे थे। मीन निकाला था जो कि एवरेज था, समेशन पीएक्स। ये कब है कि अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं, ये हुआ तो इतने चांसेस हैं, तो समेशन पीएक्स करेंगे तो मीन बन जाएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तकरीबन कॉन्सेप्ट ये था कि जितना हमने एवरेज निकाला है उस एवरेज से कितना दूर ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तकरीबन दोनों सेम इंटरप्रेट कर रहे थे। कोवेरिएंस 2 वेरिएबल्स का आपस का ताल्लुक था और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 2 वेरिएबल्स का आपस का ताल्लुक था। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी एसी भी बेचती है और हीटर भी बेचती है, तो हीटर की सेल्स और एसी की सेल्स आपस में कुछ कॉमन फैक्टर इनमें लिंक है क्या, मौसम। तो कुछ कॉमन फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं। मुझे एग्जैक्टली इसकी गहराई नहीं पता क्योंकि स्टैट्स की चीजें, मैं जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे है वो बता रहा हूं आपको। कोवेरिएंस यही बता रहा होता है कि क्या 2 वेरिएबल्स को कुछ कॉमन फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो दोनों को अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर एक है मोबाइल फोन्स की कंपनी मोबाइल फोन सेल करती है, और एक कंपनी है जो कंप्यूटर सेल करती है। एक मोबाइल फोन सेल करती है और एक कंप्यूटर ऑफिस वो सेल करती है। इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स रिलेटेड हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी, क्योंकि मोबाइल फोन्स की जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी चेंज होगी अल्टीमेटली वो क्योंकि है तो दोनों के अंदर स्क्रीन ही ना। जब स्मार्टफोन की जो स्क्रीन एलसीडी आई हैं तो कंप्यूटर भी चेंज होने हैं, वरना उससे पहले आपके बचपन की बात होगी वो मोटे मोटे डब्बे से मॉनिटर होते थे, वो पुरानी सी फर्म होगी तो उनके पास अभी भी वो मॉनिटर ही पड़े होंगे, बल्कि ज्यादातर के पास वही पड़े होते हैं। लैपटॉप्स भी अब टच स्क्रीन वाले लैपटॉप होते हैं क्योंकि मोबाइल टच स्क्रीन वाले शुरू हो गए थे। तो इनमें भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आपस में कॉमन है। तो 2 वेरिएबल का आपस में क्या कॉमन फैक्टर से ताल्लुक है, ये चीज उनका कोवेरिएंस मेजर कर रही होती है।
और कोरिलेशन मेजर कर रहा होता है कि दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर गाड़ियों की सेल बढ़ेगी तो टायर्स की भी सेल बढ़ेगी, क्योंकि गाड़ियां ज्यादा होंगी तो उनको टायर, गाड़ियों के टायर लग रहे हैं ना, साइकिलों के टायर तो नहीं लगने। तो गाड़ियों की सेल्स बढ़ेंगी तो फिर टायर की सेल्स बढ़ेंगी। मोबाइल की सेल्स बढ़ेंगी तो ये जो मोबाइल एक्सेसरीज होती हैं इनकी भी सेल्स बढ़ेंगी। तो ये दूसरों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कोरिलेशन ये मेजर करता है कि दोनों वेरिएबल का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर कोरिलेशन दोनों के दरमियान आंसर 0 निकला तो क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसकी? इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोरिलेशन पॉजिटिव निकला तो पॉजिटिव का मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, कि अगर एक की सेल्स बढ़ेंगी तो दूसरे की भी सेल्स बढ़ेंगी। एसी और हीटर इनके आपस में नेगेटिव कोरिलेशन होगा। एक की सेल्स बढ़ेगी क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो फिर हीटर की सेल्स कम होंगी, तो इनका आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है। और इसकी रीजन शायद फार्मूले का स्ट्रक्चर होगा, मुझे इसकी एग्जैक्ट रीजन नहीं याद है, लेकिन कोरिलेशन का आंसर 1 से 1 तक होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। यानी +1 मैक्सिमम और -1 नीचे मिनिमम, इनके दरमियान कोरिलेशन का मतलब की वैल्यू रहती है। तो कोरिलेशन एक दूसरे का आपस में क्या ताल्लुक है और कोवेरियंस के क्या कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों को अफेक्ट करते हैं। ये कुछ स्टैट्स के बुजुर्गों ने फार्मूले बनाए हुए हैं, तो ये फार्मूले कैलकुलेट किए थे। फिर मैंने पोर्टफोलियो थ्योरी तो खैर पहले ही रिव्यू दे दिया। फिर पोर्टफोलियो थ्योरी का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे भी टेस्ट हो सकता है। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली ये इन्वेस्टर्स के डिसीजन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी पोर्टफोलियो थ्योरी की टेस्टिंग हो सकती है। इसका एक सवाल भी किया था कि कंपनी की एग्जिस्टिंग हालत और प्रोजेक्ट ए साथ मिला ले या प्रोजेक्ट बी साथ मिला ले या प्रोजेक्ट सी साथ मिला ले, तो था ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल, लेकिन पोर्टफोलियो थ्योरी के पैटर्न पे टेस्ट हो सकता है। ये पोर्टफोलियो थ्योरी की सारी डिस्कशन मैंने आपको रिकैप दिया है। थ्री एसेट पोर्टफोलियो हो सकता है उसमें फार्मूले ही सिर्फ 2 बना के दिए हों, जैसे ये जो ये टेबल है, तो ये 1% से लेके 20% तक है, तो क्या 35% रेट नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, बस हेल्प के लिए बना दिए हैं टेबल। उससे ज्यादा का होगा तो देख लेना, खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। तो इसलिए इस पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर ये तो बता ही दिया ना कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होना है, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट होना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। फिर इसके बाद मैंने कैपम का कॉन्सेप्ट दिया था। कैपम का कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने पे इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। क्या रिस्क है? नहीं नहीं नहीं, पैसे डूबना क्रेडिट रिस्क होता है, वो नहीं कि जितना रिटर्न सोचा है उतना रिटर्न होगा कि नहीं होगा। तो इसमें रिस्क 2 क्लासेस में बांटा था, सिस्टमैटिक था और अनसिस्टमैटिक था। अनसिस्टमैटिक ये था कि जो हमने सोचा है वैसा नहीं हो सकेगा कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से। कंपनी की अपनी नाअहली हो सकती है, कंपनी की अपनी मैनेजमेंट के मसले हो सकते हैं, और दूसरा उसका हिस्सा पड़ा था जो मार्केट या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड एक इन्वेस्टर अपनी अक्लमंदी से अवॉइड कर सकता है। वो ऐसे अवॉइड कर सकता है कि सारे पैसे एक ही कंपनी में डालने की बजाय डाइवर्सिफाई कर ले, एक से ज्यादा कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दे। अगर एक कंपनी डूब भी गई तो सारी थोड़ी डूबेगी, तो इसलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क अवॉइड हो सकता है। और सारे की कहानी मैंने बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी, सारा कुछ तो नहीं रिवाइज करा सकता, लेकिन मैंने बात शुरू की थी एक इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंश्योरेंस कंपनी जब किसी चीज की इंश्योरेंस करेगी तो वो इंश्योरेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स को सामने रख के करेगी। वो इंश्योरेंस कंपनी को जाके अगर बताए ना कि मेरे बच्चे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो मैंने इसको गाड़ी चलाने के लिए दी है, उसने जाके गाड़ी दीवार में ठोक दी है, तो वो नहीं देंगे इंश्योरेंस क्लेम। ये तो खैर चल जाता है, काम तो चल जाता है, वरना जाके इंश्योरेंस कंपनी को ये कहें कि मेरे बच्चे ने ही गाड़ी दीवार पे मारी है, वो क्लेम नहीं देंगे। ड्राइविंग को ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, हमने उससे गाड़ी चलवा ली, वो नहीं देंगे इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले भी जो इंश्योरेंस कवर देते हैं ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स का देते हैं। तो इसी तरह से कैपम इन्वेस्टर को ये गाइड कर रहा है कि कैपम ने एक फार्मूला बना दिया
और फार्मूला किस चीज का बनाया कैपम का? पहले तो फार्मूला RF बीटा RM माइनस RF, और इनकी टर्म्स मैंने ये बताई थी कि RF का मतलब है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जहां रिस्क ही नहीं है, ना पैसे डूबने का रिस्क है और ना ये रिस्क है कि शायद अच्छा परफॉर्म करे ना करे, तो इसलिए इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इनकी मिसालें गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कैपम मॉडल लॉन्ग टर्म नहीं है, कैपम मॉडल शॉर्ट टर्म 1 साल का मॉडल है, तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, सवाल में इसकी पहचान हो सकती है रिटर्न ऑन ट्रेजरी का वर्ड साथ हो सकता है, रिस्क RM मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न। मार्केट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि ये एक हवाई कॉम्बिनेशन है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट में वो 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 कंपनीज जिनमें अगर पैसा लगा दे तो ऐसे ही समझा जाएगा कि उसने पूरी मार्केट के हर शेयर में पैसा लगा दिया, क्योंकि उन 50-100 कंपनीज में जो ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो ऐसे ही है कि वो पूरी मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उसको मार्केट पोर्टफोलियो कहते हैं। और RM का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर अभी आज उस मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगा दे तो 1 साल में वो कितना रिटर्न कमा लेगा, ये RM है। RM RF से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि अच्छी कंपनीज हैं बेशक, लेकिन डूबने का रिस्क है, नहीं सिर्फ डूबना नहीं, सॉरी, परफॉर्मेंस अंडर या ओवर का रिस्क है, तो इसलिए रिस्क की वजह से ये इससे ज्यादा होता है। बीटा क्या था? सिस्टमैटिक रिस्क को मैयर करता है कि किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को टेंशन हो रही होगी कि मेरा पैसा लगा हुआ है, पता नहीं वो हो ना हो जो मैंने सोचा है, और वो टेंशन किस वजह से लगी हुई है उसको? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि उसने पैसा लगा दिया है टेक्सटाइल सेक्टर में, अब उसको डर लग रहा है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना आ जाए जिससे टेक्सटाइल हिट हो जाए। उसने पैसा लगा दिया है उस सेक्टर में जो है ही एक्सपोर्ट्स बेस्ड, है ही वो इंपोर्ट बेस्ड, तो उसको टेंशन लगी हुई है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना चेंज हो जाए, हो सकता है डॉलर का रेट ना बढ़ जाए और हमारी इंपोर्ट खराब हो जाए, तो उसको टेंशन लगी हुई है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इस टेंशन को मैयर करता है बीटा, ये ग्रीक है, अल्फा बीटा गैमा ये ग्रीक्स यूज होते हैं, तो बीटा इसको मैयर करता है। और बीटा कैसे कैलकुलेट होता है? इसका फार्मूला बनाया बुजुर्गों ने। वो बीटा कैलकुलेट होता है जिस कंपनी का बीटा कैलकुलेट करने लगे हैं उस कंपनी की परफॉर्मेंस और मार्केट पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, इनको सामने एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, इनका कोवेरियंस निकाला जाता है, ये देखा जाता है कि क्या इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फिर उस फार्मूले से निकलता है बीटा। अगर किसी कंपनी का बीटा निकल आया 1 तो इसका मतलब है वो मार्केट पोर्टफोलियो जितनी ही रिस्की है। अगर किसी कंपनी का बीटा 1.5 निकल आया, 5% नहीं 50%, 50% ज्यादा रिस्की है मार्केट पोर्टफोलियो से। तो बीटा, अगर हम कैपम के फार्मूले में किसी भी शेयर का बीटा पुट कर दें तो कैपम का आंसर क्या होगा? 22% आ गया, तो वो 22% की क्या इंटरप्रिटेशन होगी? वो मशवरा, वो एक सियाना है, जैसे कोई सियाना दोस्त मशवरा देता है ना कि तुझे जॉब ऑफर हो रही है, देख लेना, अगर 1.5 लाख ऑफर करे तो चले जाना, अगर से कम ऑफर करे तो रहने देना। तो कैपम वो सियाना है जो मशवरा दे रहा है इन्वेस्टर को कि इन्वेस्टर उसको कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट का बीटा बताएगा, और कैपम का जो आंसर आएगा मिसाल के तौर पे 22%, तो इसका मतलब होगा कि इस सियाने ने मशवरा दिया है कि तुम्हें अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से 22% कम से कम रिटर्न मिलता नजर आ रहा है तो लगा दो पैसा, क्योंकि बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ दिस शेयर इतना % रिटर्न होना चाहिए। इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न में फर्क है। रिक्वायर्ड उसकी रिस्क की औकात के मुताबिक इतना मिलना चाहिए, और एक्सपेक्टेड हालात के मुताबिक जितना मिलने की उम्मीद लग रही है। जैसे क्रिकेट में रिक्वायर्ड और प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। तो इसलिए कंपनी के बीटा की वैल्यू रखेंगे और कैपम से पता चलेगा कि इससे कितने % रिटर्न मिलना चाहिए तो सही है। फिर इसका इस्तेमाल किया था, सबसे आखिर में बात की थी मैंने
कि इसका इस्तेमाल क्या है, डिसीजन मेकिंग में इसकी हेल्प क्या है। तो इन्वेस्टर इस फार्मूले को यूज करके ये डिसाइड कर सकता है कि जिन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना है तो करें या ना करें। ये कैसे फैसला होगा? अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड से ज्यादा है या बराबर भी है तो खरीद लें वो शेयर। या ये फैसला भी हो सकता है कि शेयर्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, ये फैसला करना है कि इनको निकालें यहां से या रखें। तो ये फैसला कैसे होगा? अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रखे रहें, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तो बेच दें। यहां तक की थी बात। और फिर एक सवाल कहा था जो आपको याद भी नहीं होना, मैंने कौन सा सवाल कहा था? मैंने सवाल कहा था जी दिसंबर 9 का, शायद क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं 3, और इसका पार्ट सी और डी कहा था, है ना? कहा था ना मैंने ऐसा? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना, इजाज़त सही है मेरी। तो मैं इसको पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपने घर जाके इसको ज़रा भी नहीं देखा होना, क्योंकि जब ये पता चल जाए ना कि अगली वीक में क्लास नहीं है, तो इसलिए आप लोग अभी खोलें और अभी करें। शाबाश, जल्दी जल्दी करें। चैप्टर 4 मेरी बुक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 अटक इंडेक्स फंड। ये आपने करना है कैलकुलेट। मैंने चल फिर के जो यहाँ आवाम बैठी हुई उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक दो गलतियों की बड़ी कॉमन उम्मीद होती है। हर सेशन में अक्सर लोग वो गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो मैंने आपको चल फिर के देखना है। इसलिए आप लोग इस सवाल को करें, पहले सवाल पढ़ें, कुछ यहाँ बैठे हुए कौम ने पूछना है तो पूछें, फिर आपने पहले पार्ट सी करना है, फिर पार्ट डी करना है, उसके बाद मैं ए और बी बताऊंगा। ख्यालों में नहीं करना, लिख के करना है। लिख के कर लिया? फारिग तो और कोई काम नहीं था। मैंने 25 मिनट वेट किया, आपका क्लास रोकी हुई थी मैंने। अच्छा, मगरिब चली गई है तकरीबन 6 बजे, तो 6:30 आ जाएगा। हाँ जी, एक बार पढ़ लें तो मैं कुछ नसीहतें कर दूं। पढ़ लिया। ये एक फंड है। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इदारा बना और उस इदारे ने लोगों से कहा कि जी हमारे पास बड़े काबिल लोग हैं इन्वेस्टर्स, तो आप हमें पैसे जमा कराएं, ज़्यादा सारे पैसे जमा हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा सारे पैसे अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया करेंगे। तो वो जो इन्वेस्टर्स थे, इंडिविजुअल मेरे जैसे आप जैसे, जिनको ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, तो उन्होंने उस इदारे को पैसे दिए। अब वो इदारा काबिल लोगों को हायर करेगा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होंगे, फंड मैनेजर्स होंगे, और वो फिर आगे अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। ये है अटक इंडेक्स ट्रैकर फंड। अब इस फंड ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, दूसरा पैराग्राफ एंड से, डिटेल्स रिलेटिंग टू द शेयर्स करंटली हेल्ड इन द पोर्टफोलियो।
इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। शेयर्स कितने कितने हैं, एक शेयर अभी मार्केट में कितने का है, अभी से मुराद, अच्छा डेट नहीं दी हुई, बस अभी अभी मार्केट में कितने का है, दूसरा कॉलम। फिर इन शेयर्स की साल बाद प्राइस क्या होगी, सेकंड लास्ट कॉलम। ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड लास्ट कॉलम है, और ये लास्ट कॉलम है। तो ये फिगर्स क्यों दी हैं, ताकि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकें। और रिक्वायरमेंट्स ही पूछी हुई है कि इन सब शेयर्स में से अच्छे बुरे की पहचान करें। वो शेयर्स बताएं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं वो शेयर्स बताएं जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि उनको फारिग करें। क्या मतलब बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ना ना ना, जिनका एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड से कम है वो फारिग है, उनको निकालें। ये कैसे पता, सवाल कि ये कैपम का सवाल है, कहां लिखा है सवाल में कि कैपम से करना है, नहीं वो तो चले अभी पढ़ा है, सवाल पेपर में आ गया, कैसे पता कि कैपम का सवाल है। RM, RF, अंडर परफॉर्मिंग, ये इनका डाटा देख के, ये डाटा से पता चला करेगा कि कैपम का सवाल है। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, पार्ट सी, सब शेयर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ऐसे, और सब शेयर्स का कैपम रिटर्न निकालना है। RF 8% दिया हुआ 0.2, RM पॉइंट नंबर 1 12% दिया हुआ है, बीटा ये हर एक का बीटा आपको वो बीटा का फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, जो मैंने चैप्टर में 2 फार्मूले आपको बताए थे। 2.5 हेडिंग मेरे चैप्टर में हेडिंग 2.5 बीटा निकालने के 2 फार्मूले बताए थे। अब वो आपने अकल से देखना है कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगना है, और ये प्लस और ब्रैकेट तो आप लगा ही लेंगे। तो हर शेयर का कैपम रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलना है, और फिर उनके कंपैरिजन से पार्ट सी सॉल्व होगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी करिएगा, और बहुत सारे सवाल करने हैं आज ज्यादा मेरा फोकस प्रैक्टिस पे है। उस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी सिखा रहा हूँ। जी फार्मूला यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और ये मैंने उस दिन दिखाया नहीं था, ये मैंने लिखा हुआ है पेज में, ये मैंने हेडिंग 4.1 में आगे चल के कहीं लिखा हुआ है। नई बुक में पेज 150 के टॉप से थोड़ा सा नीचे, 4-5 लाइनें नीचे, उसमें ये लिखा हुआ है मैंने फार्मूला। पुरानी बुक में पेज तो पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन बहरहाल इसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में ही हेडिंग 4.2 से ऊपर लिखा हुआ है नहीं फार्मूला, काफी ऊपर, कुछ 7-8 लाइनें ऊपर लिखा हुआ है।
तो ये टोटल रिटर्न का फार्मूला है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है कि हमें हालातों वाकयात से कितने मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और कैपम है रिक्वायर्ड, कि रिस्क की औकात के मुताबिक कितना रिटर्न मिलना चाहिए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले तो चलो मैसेज करके पूछ लेंगे, लेकिन ये जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बात यार बताइए कि अगर ये रिटर्न वाली बात नहीं समझ आ पाएगी, रिटर्न से क्या मुराद है? मतलब अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो रिटर्न परसेंटेज का मतलब है कि अगर आज 80 रुपए इन्वेस्ट करेगा और साल बाद उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्स्ट्रा कैसे मिलेंगे? क्योंकि अभी तक हम शेयर्स की बात ही कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन, बेशक पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन 6 रुपए का फायदा हो जाएगा, और डिविडेंड। तो 80 रुपए लगा के अगर 10 रुपए का फायदा एक साल में मिल रहा है, तो मतलब 12.5% रिटर्न है पर ईयर। ये इन्वेस्टर का रिटर्न है कि एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। और एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड में फर्क, एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड का फर्क ओके। एक्सपेक्टेड है जो हमारे अंदाजे से हमें लग रहा है कि इतना मिलेगा। मैंने सैलरी की मिसाल भी दी थी कि अगर आप किसी जगह पर जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस कंपनी के हालात, उस कंपनी की नॉर्म्स, उस कंपनी के पे स्केल, उस कंपनी जिससे मिलने जा रहे हैं, आपकी जो पोटेंशियल है, आपके जो कैपेबिलिटीज हैं, उससे जो आपको लगता है कि इतने की ऑफर हो जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। और रिक्वायर्ड है कि आपने अपने खर्चे देख के फैसला करना है कि इतने कम से कम मिलेंगे तो मैंने जाना है। तो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड दो अलग अलग चीजें। और अभी तक सारी डिस्कशन हम शेयर्स के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सर अब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके? हैं जी? अब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? नहीं, इस तरह के मतलब आसान, मुश्किल या मजदूरी वाले? ठीक है, नॉर्मल है ना?
ये किस लिए? नेगेटिव, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। ये नहीं, शेयर प्राइस कल को 80 से नीचे गिर जाएगी तो नेगेटिव। बीटा तो निकाल लो पहले। सर इसमें ये आंसर के अंदर बना हुआ है, इसी तरह करके हमें पूरा टेबल बनाना होगा या फिर हम बस लिखते हैं रिटर्न की रैंक बना लेंगे? अच्छा, इसको प्रेजेंट करने के लिए या तो जिस तरह टेबल बना हुआ है आप टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दें। चाहिए क्या हमें, करना क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव सी कैसे कैलकुलेट होना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैफम रिटर्न को कंपेयर करना है। अब आप ना एक्सपेक्टेड रिटर्न का कॉलम बनाएं, उसकी हेडिंग में ये फार्मूला लिख दें बस, उसके बाद बस कैलकुलेट करके आंसर लिखें। आप एक फार्मूला बता जरूर दें कि मैं ये करने लगा हूं, यानी ये नहीं कि आप हर एक की वैल्यूज पुट करके यहाँ 86, 80, 15 लिखें, जरूरी नहीं है। कॉलम के टॉप पे फार्मूला लिख दें, उसके बाद बस हर एक का आंसर लिख दें। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो डाटा सवाल में दिया हुआ है, आपने यूज करना है बस इसको। वो तो एक फ्लो में इन्होंने एक टेबल बना दिया ना। इसको आप टेबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और अगर इस रश से लग रहा है गलती हो जाएगी तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हर शेयर की हेडिंग देते जाएं और उस शेयर को सॉल्व करें, फिर अगले शेयर की हेडिंग दे उसको सॉल्व करें, फिर अगले शेयर की हेडिंग दे उसको सॉल्व करें। नहीं, जैसे जो कंफर्टेबल है। प्रेजेंटेशन बस वो होती है जो आपको समझ आए, पेपर मार्कर को समझ आए और सही हो। इतनी देर में ये लिखा है बस। पेपर 3 घंटे का होता है भाई।
ज़्यादा देर लगा दी यार, 20 मिनट हो गए, इतना टाइम नहीं है।
बैठा है। बस यार बहुत टाइम हो गया, बस रहने दें, जितना करना था कर लिया, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। सॉल्यूशन देख लें, और इस सॉल्यूशन में पार्ट सी में जो मसला है, इस पे एक ही मसला होता है नॉर्मली लोगों को, वो बीटा कैलकुलेट करने में बोंगी मार देते हैं। बीटा के फार्मूले हैं दो, एक है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय किसका वेरियंस, मार्केट पोर्टफोलियो का वेरियंस, और दूसरा फार्मूला है कि जिस शेयर का बीटा निकाल रहे हैं उसका और मार्केट पोर्टफोलियो के दरमियान कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसकी, उस शेयर की, डिवाइडेड बाय। अब ये कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्यों? क्योंकि सवाल में दिया कोवेरियंस हुआ है, तो अब उसके लिए आपको कोवेरियंस चाहिए और डिवाइडेड बाय मार्केट पोर्टफोलियो का वेरियंस चाहिए। इसमें स्टूडेंट जज्बाती हो जाते हैं कि टेबल में चूंकि हर शेयर की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, तो उनको लगता है शायद उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है इसको इस्तेमाल करना। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। को वेरियंस दिया हुआ है और मार्केट पोर्टफोलियो का वेरियंस पॉइंट नंबर 1 से पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1 में मार्केट पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है, उसका स्क्वायर कर ले दो, वेरियंस हो जाएगा। तो बीटा का फार्मूला टेबल में दिया हुआ कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस, जो पॉइंट नंबर 1 में उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर से पता चलेगा। क्योंकि कोरिलेशन नहीं दिया ना इनका आपस में। हर शेयर का कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ये पूरे फंड का कोरिलेशन है, पूरे फंड का। हमने हर शेयर का अलग अलग बीटा निकालना है। अगर पूरे फंड का ओवरऑल, उस फंड को हम सामने रखते हुए इसका बीटा निकाल रहे होते हैं, तो फिर पूरे फंड को हम एक एंटिटी, एक यूनिट ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे अगर कोई भी कैलकुलेशन पूरे मुल्क को सामने रख के होनी है, तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होगी जी इस मुल्क की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो अब उसका मतलब मुल्क में हर एक की उतनी इनकम है, यानी मेरी भी उतनी इनकम है, आपकी भी उतनी इनकम है, ऑफिस बॉय की भी उतनी इनकम है, प्रिंसिपल की भी उतनी इनकम है, गार्ड की भी उतनी इनकम है, सीईओ की भी उतनी इनकम है, और ड्राइवर की भी उतनी इनकम है। जब हर एक को इंडिविजुअली देखना है तो फिर वो हर एक का इंडिविजुअल है, लेकिन जब पूरे मुल्क को सामने रख के बात करेंगे तो पर कैपिटा। तो इसी तरह इस सवाल में अगर हमने हर शेयर का अलग अलग बीटा निकालना है, तो फार्मूले में कोरिलेशन किसका होगा, हर शेयर का अलग अलग मार्केट के साथ। तो हर शेयर का कोरिलेशन तो नहीं दिया हुआ, वो तो फंड का एक ओवरऑल कोरिलेशन दिया हुआ। यानी अगर फंड समझे एक ही इन्वेस्टमेंट है, के पास फंड की इन्वेस्टमेंट है, उस फंड का मार्केट के साथ कोरिलेशन दिया हुआ है, इसका पार्ट ए बी में इस्तेमाल होना है। देखें, हमने ना हर शेयर की अलग अलग बीटा की कैलकुलेशन करनी है। सबका बीटा सेम होगा नहीं, तो हर एक का अलग अलग देखना है ना, मार्केट पोर्टफोलियो के साथ क्या रिलेशन है, कंपनी ए का मार्केट पोर्टफोलियो से क्या रिलेशन है, कंपनी बी का क्या रिलेशन है। तो वो तो तब निकाल सकते थे आप जबको हर कंपनी के शेयर का कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग अलग दिया होता। नहीं समझ आ रही बात? कुछ भी नहीं इस चैप्टर में है?
पार्ट सी में बीटा की कैलकुलेशन में ही मसला होता है। पार्ट सी जिन्होंने भी सॉल्व कर लिया वो भी सॉल्यूशन देख लें, जिन्होंने कोई एक आधी लाइन तो कर ही ली हो शायद वो भी सॉल्यूशन देख लें। अगर एक भी शेयर ठीक कैलकुलेट कर लिया तो बाकी भी कर ही लेंगे। पार्ट सी में आप बताइए जी, किसी ने कुछ पूछना है तो। जी पूछे हैं जो पूछना है। जी फजल साहब पूछे आप जो पूछना है। मार्केट वेरिएंस सिर्फ एक का बता दें कैसे? मार्केट वेरिएंस तो मार्केट वेरिएंस मार्केट का ही है ना, वो तो पॉइंट नंबर 1 में मार्केट पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है, उसका स्केयर कर लिया। अच्छा बीटा कैलकुलेशन, चूंकि बीटा आपस में रिलेशन है उसका एक कोफिशिएंट निकलना है, तो आपने बीटा के फार्मूले के अंदर 22% को 22 नहीं लेना, 0.22 लेना है। बीटा के फार्मूले के अंदर चूंकि आप इसकी रेशो निकलेगी, कोफिशिएंट ऑफ, वो एक कोफिशिएंट है, एक आप इसका रिलेशन है, एक रेशो है, तो उसमें आपने 22% को 22 नहीं कहना, 0.22 कहना। हर शेयर का बीटा कैलकुलेट, ये मार्केट का वेरिएंस उससे निकाला है 0.1 से, क्योंकि वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्केयर, तो वो 0.1 के अंदर मार्केट पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है। अच्छा ये मुझे ना कोई इत्मीनान नहीं हो रहा, ये कोरिलेशन जो दिया हुआ है फंड का, ये मैं एक और मिसाल ध्यान में आई है। अब पाकिस्तान टीम एक एंटिटी है, पूरी टीम, उस पूरी टीम का एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि इतने मैचेस खेले, उसमें से इतने मैचेस जीते, उस टीम के हारने जीतने का रिस्क वो पूरी टीम को सामने रख के बनाया गया होगा। अगर डिस्कशन हो रही होगी कि पाकिस्तानी टीम कितनी रिस्की टीम है, तो इस डिस्कशन में हर खिलाड़ी की ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि पूरी पाकिस्तान टीम का एज अ टीम रिकॉर्ड देखना है। लेकिन अगर हर खिलाड़ी की अलग अलग डिस्कशन है कि इस खिलाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने मैचेस में इसने बैटिंग की है तो मैच जिताया है, कितने में बैटिंग की और मैच हराया है, तो अब उस टीम के रिस्क की बात हो रही है, फिर हर इंडिविजुअल खिलाड़ी के रिस्क की बात हो रही है। जैसे ये ना बड़े एनालिसिस होता है कि फलाना बैट्समैन जब ओपनर खेला है तो क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कितने मैच जिताया हुआ है, जब इसने पहली बैटिंग की है तो क्या है। जैसे सचिन के ऊपर बड़े एनालिसिस होते थे कि जब जब इसने सेंचुरी किया तो हारा इंडिया के जीता है। तो जब इंडिविजुअल खिलाड़ियों की बात हो रही होगी तो उन इंडिविजुअल खिलाड़ी के हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देखनी है, और जब पाकिस्तान टीम, इंडिया टीम की बात हो रही है तो फिर उस टीम को एक यूनिट के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो ये जो फंड है ना, इस फंड में देखिए ये 11-12 तरह के शेयर्स हैं, तो जब उन 11-12 शेयर्स की अलग अलग बीटा की कैलकुलेशन की बात हो रही है तो फिर हर शेयर का मार्केट के साथ ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, तो उस हर शेयर के बीटा के लिए मार्केट के साथ कोवेरियंस पूरी टीम, पूरे फंड वाला यूज करना है, फिर हर शेयर का अलग अलग, तो वो है जो टेबल में दिया हुआ है। लेकिन अगर पूरी टीम का एनालिसिस करना हो कि पूरी टीम ने कैसे परफॉर्म किया है, या पूरी टीम में कितना रिस्क है, या पूरे फंड में कितना रिस्क है, तो अब वो कोरिलेशन इस्तेमाल करना है जो पूरे फंड का ओवरऑल कोरिलेशन दिया हुआ है। पार्ट सी में कोई सवाल किसी का? पार्ट डी में ये कहा है कि जो आपने पार्ट सी सॉल्व कर लिया, जो बुरे बुरे शेयर्स थे उनको फारिग कर दें और कूड़े में फेंक दें, उनको सेल कर दें। सेल करके पैसा मिलेगा, क्या करें उस पैसे का? जो बाकी अच्छे शेयर्स हैं उन्हीं में वो पैसा और लगा दें, लेकिन हर एक में कितना कितना पैसा लगाएं। पार्ट डी की रिक्वायरमेंट, पार्ट डी की रिक्वायरमेंट समझे। मैं सवाल का डाटा नहीं ले रहा, अपनी तरफ से वैसे ही एक डाटा ले रहा हूं। कंपनी ए में, ये मैं सवाल का डाटा नहीं ले रहा, 10,000 रुपए लगे हुए हैं, कंपनी बी में 5,000 रुपए लगे हुए हैं, कंपनी सी में 20,000 रुपए लगे हुए हैं। अब इनकी जो आपस की रेशो है वो 1:4 ये रेशो है, नहीं इसमें इससे डबल पैसे लगे हैं, इसमें उससे डबल पैसे लगे हुए हैं। अगर 15,000 रुपए और लगाने हैं, 2 3 4 7, अगर 14,000 रुपए और इन्वेस्ट करने हैं
और इनमें इसी रेशो में इन्वेस्ट करने हैं, तो 14,000 रुपए लगा देने के बाद इनकी रेशो फिर भी यही रहेगी या चेंज हो जाएगी? यही रहेगी। तो पार्ट डी में कहा हुआ है कि जितने पैसे अच्छी कंपनीज के शेयर्स रिटेन कर जितने पैसे बुरी कंपनीज के शेयर्स को बेच के मिलेंगे उनको अच्छी कंपनीज के शेयर्स में और इन्वेस्ट कर दें। बुरी कंपनीज को बेच के इतने पैसे मिले, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन कितना कितना? उसी रेशो में। अच्छा, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकलेगा? सारे रिटर्न्स का वेटेड एवरेज। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकलेगा? सारे शेयर्स के बीटास का वेटेड एवरेज। तो पार्ट डी में क्या कहा हुआ है कि अब जो रिवाइज्ड पोर्टफोलियो बनेगा, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो कैसे? गंदे शेयर्स निकाल के अच्छे शेयर्स रख के, गंदे शेयर्स का पैसा आके अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो पोर्टफोलियो की शक्ल बनेगी उस पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। तो कैसे? अब एक टेबल बनेगा जिसमें अच्छे शेयर्स आ जाएंगे, उनका बीटा, उनका वेटेड एवरेज। तो क्या इस कैलकुलेशन की जरूरत है कि बुरे शेयर्स बेच के कितना पैसा आएगा? क्यों? क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग अच्छे शेयर्स की रेशो है वो रेशो वही रहनी है, तो फिर इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में ये कहा होता ना कि बुरे शेयर्स को बेच के जो पैसा आएगा वो अच्छे शेयर्स में इक्वली लगा दें, और अब देखें कि जो नया पोर्टफोलियो बना उसका बीटा क्या है, फिर पुराने शेयर्स को बेचते। कैसे पता कितने का बेचते? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उनकी प्राइस, टोटल पैसे आते, उनको इन सब में बराबर बांट देते, फिर इनकी रिवाइज्ड अमाउंट्स निकलती, फिर उस रेशो में वेटेड एवरेज बीटा होता। तो अब ये काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि बुरे शेयर्स बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा उसमें अगर लगा भी दें, यानी अगर पैसा, मैं 14,000 की बजाय कह रहा हूं, अगर पैसा लगा भी दें तो रेशो यही रहेगी ना इनकी। तो पार्ट डी का आंसर कैसे होना चाहिए? जो हमने पार्ट सी में अच्छे शेयर ढूंढ लिए हैं उन्हीं को टेबल पे रखें, उन्हीं के बीटास का वेटेड एवरेज करते हैं। पार्ट डी का सॉल्यूशन देख लें, बस बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आज टाइम नहीं है। पार्ट डी का सिर्फ सॉल्यूशन देख लें जी। करेंगे कि जिसकी रेशो अच्छी आ रही है, नहीं, रेशो अच्छी आ रही है जो हमें ज्यादा रिटर्न देगा इस पर, ये तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है ना। आपको कहा है बस वही रेशो में इन्वेस्टमेंट रखें। पार्ट डी में आपको कहा है कि वही रेशो के अंदर उनमें पैसा लगाना है। ये मैनेजमेंट ने देखना था कि किसमें ज्यादा पैसा लगाना है, किसमें कम पैसा लगाना है। हाँ, क्या आपको स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पूछा जा सकता है? हाँ, बस क्या वही सिखाने लगा हूं। पार्ट डी का सॉल्यूशन देख लें, बस टाइम नहीं है। सर जो बीटा की वेटेड एवरेज है, सर ये वैल्यू के साथ क्यों वेट लिया? वेटेड एवरेज कैसे होगा? नहीं, इसका तो वेट वाली बात नहीं समझ आई। ये वेट वाली बात जिनको समझ नहीं आई वो उधर देखें। ये मैं खुद से अपना डाटा ले रहा हूं। एक पोर्टफोलियो में 1000 शेयर्स ए के खरीदे हुए हैं, 200 शेयर्स बी के खरीदे हुए हैं, 600 शेयर सी के खरीदे हुए हैं। ए का एक शेयर 20 रुपए का है, इसका एक शेयर 25 रुपए का है, इसका एक शेयर 40 रुपए का है। इस शेयर में इन्वेस्ट करने से उम्मीद है कि हमें 15% रिटर्न मिल जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद है कि 18% रिटर्न मिलेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद है कि 20% रिटर्न मिलेगा। इस पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलेगा? एवरेज कैसे? 15 + 18 + 20 / 3,
वो कौन सा एवरेज होगा? वो तो सिंपल एवरेज होगा। अब वेटेड एवरेज के लिए इस 15%, 18%, 20% वेटेड एवरेज का फार्मूला होता है ये समेशन WX ओवर समेशन W। ये बाकी भी सुन ले, शायद काम की बात हो। किसका एवरेज करना है? एक्स, पोर्टफोलियो का रिटर्न पूछा है, तो एक्स क्या है? ये जिसका एवरेज करना होता है वो एक्स होता है। अब इसको कोई वेट तो असाइन करना पड़ेगा ना, तो वो वेट या तो नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए, या प्राइस होनी चाहिए, या वैल्यू होनी चाहिए। तो किसी भी पोर्टफोलियो के अंदर चाहे बीटास का वेटेड एवरेज करना हो, चाहे रिटर्न्स का वेटेड एवरेज करना हो, बाय डिफॉल्ट उनकी रेशो होनी चाहिए टोटल वैल्यू। ये पूरी फाइनेंस के अंदर हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही कर रहे थे। पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था तो वैल्यूज थी ना, तो पोर्टफोलियो के अंदर भी अगर आपने इन सारे शेयर्स के रिटर्न का एवरेज करना है तो वैल्यू को वेट लेना है, बीटास का एवरेज करना है तो वैल्यूज को वेट लेना है। वैल्यूज को वेट लेने से मुराद है कि इस पूरे पोर्टफोलियो में जितना टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें से कितना पैसा इसमें, कितना पैसा इसमें, कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो टोटल पोर्टफोलियो में 20,000 रुपए, 5,000, 5,000 रुपए, 24,000 रुपए। तो पूरे पोर्टफोलियो में जो 49,000 रुपए लगा हुआ है वो इस रेशो में लगा हुआ है। इसको एज अ वेट लेंगे, समेशन WX, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस का सम डिवाइडेड बाय समेशन W, ये होता है वेटेड एवरेज। तो जब भी पोर्टफोलियो के चाहे रिटर्न का चाहे बीटा का वेटेड एवरेज देना है, वेट किसको यूज करना है? उन सारे कंपनीज में टोटल कितनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पार्ट डी का सॉल्यूशन डन। पार्ट ए, रिक्वायरमेंट ए पूछा हुआ है कि अब आप हर खिलाड़ी को छोड़ें, पाकिस्तान टीम को एज अ टीम देखें। कंप्यूट दी AITFs यानी अटक इंडेक्स ट्रैकर फंड का सिस्टमैटिक रिस्क, यानी पूरे फंड का बीटा निकालना है। अच्छा, अब पूरे फंड का बीटा निकालना है तो यह भी हो सकता था कि सारे शेयर्स के बीटास निकालें, उनका वेटेड एवरेज कर लें। पार्ट डी और पार्ट ए का क्या फर्क है? पार्ट डी में भी तो फंड का बीटा ही पूछा है, लेकिन वो अच्छे शेयर्स रखने के बाद बचे कुछ रिवाइज्ड फंड का बीटा पूछा है, जबकि पार्ट ए में जो एग्जिस्टिंग है उसका बीटा पूछा है। तो एग्जिस्टिंग फंड का बीटा निकालने के लिए ये भी कर सकते हैं कि पहले सब का बीटा कैलकुलेट करें जो पार्ट सी में किया, फिर उन सब का वेटेड एवरेज करें, ये भी हो सकता था। लेकिन सवाल वाले ने इतनी मेहनत करानी थी तो उसके लिए नंबर बढ़ा देता, तो इसलिए उसने क्या किया कि हर खिलाड़ी को अलग अलग डिस्कस करने के बजाय पूरी टीम को डिस्कस किया, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर उस पूरी टीम को फिर मार्केट के साथ रिलेट करके कोरिलेशन बता दिया, ताकि उसको पूरे फंड को एज अ टीम देखते हुए बीटा का फार्मूला लगा ले। नहीं, हर शेयर की अलग अलग परफॉर्मेंस, हर खिलाड़ी की अलग अलग परफॉर्मेंस, हर खिलाड़ी का अलग अलग बीटा, उसके लिए हर खिलाड़ी का मार्केट पोर्टफोलियो से अलग अलग कोरिलेशन या कोवेरियंस चाहिए। और अगर पूरी टीम की बात हो रही है तो फिर उस पूरी टीम का मार्केट के साथ रिलेशन। तो पार्ट ए में उस फंड को एज अ टीम वो मार्केट के साथ जज करने को कह रहा है, उसके लिए उसने दोबारा टेबल बनवाने की टाइम जाया करने की बजाय पॉइंट 3 दे दिया सवाल का। अच्छा, सारी चीजें स्टूडेंट को कैसे पता चलेंगी? ये सारे चैप्टर की प्रैक्टिस से सीख रहे हैं आप लोग। अब ये 2, 4, 5, 10 सवाल आपकी नजर से गुजरेंगे तो फिर आपकी ग्रिप बनेगी कि अच्छा ये हो तो ऐसे करते हैं, ये हो तो ऐसे करते हैं। मैं तो आपको सारे सिनेरियोज आपके सामने से गुजार रहा हूं और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूं। तो इस फंड का बीटा निकालने के लिए अगर पॉइंट 3 सवाल में ना दिया होता तो पार्ट ए कैसे सॉल्व करते? जो पार्ट सी में पूरा टेबल बनाया है बस उनका वेटेड एवरेज कर लेते। और पार्ट डी वाले में और ए वाले में क्या फर्क है? डी रिवाइज्ड वाले का पोर्टफोलियो बीटा है और ए एग्जिस्टिंग वाले का। ये ए और डी का फर्क ना किसी को पता चल रहा। सर ये सर डी में उसने बोल दिया कि अच्छे रिवाइज्ड, हाँ, तो पहला भी एग्जिस्टिंग का ही होगा।
तो वो आप या तो सारे टेबल को सॉल्व करके बनाते, लेकिन उसने 0.3 दे दिया तो बस अब उस 0.3 को यूज कर लेते। क्या 0.3 को कैसे यूज करें? पूरी पाकिस्तानी टीम का बीटा निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको उस पाकिस्तानी टीम का कोरिलेशन दिया हुआ है, इस फंड और मार्केट का कोरिलेशन दिया हुआ है, और कोरिलेशन के साथ फार्मूला होता है बीटा का, ना वेरिएंस नहीं, वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन, फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.3, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कुछ उल्टा लिख दिया मैंने क्या शायद? सही लिखा है आपने, लेकिन सर 0.3 में कोरिलेशन दिया हुआ है ना, और ये कोरिलेशन 0.4 में मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, 0.1 में, जैसे 0.1 में, ठीक है, 0.1 में दिया हुआ है, ये 0.4 में ये दिया हुआ है, 0.22। बीटा के लिए मैंने आपको कहा कि 22% नहीं लेना, 0.22 लेना है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.4 में है 0.22, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 में है 0.18, कोरिलेशन 0.3 में है 0.737। तो पूरे फंड का बीटा निकल आएगा शायद 0.9। एंड असेस, ये वर्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन कर इसलिए लें क्योंकि अगर पास के सवाल रिपीट हो जाते होते हैं तो ये अगर रिपीट हो तो आप कर सकें। एंड असेस द एक्सटेंट, ये इस तरह नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन वो पूछ ये रहे हैं कि एंड असेस, पॉइंट ए दोबारा पढ़ रहा हूं, कंप्यूट द फंड सिस्टमैटिक रिस्क, डन, फंड का बीटा निकाल लिया। एंड असेस, क्या असेस? द एक्सटेंट टू विच फंड मार्केट के साथ मैच करेगा। अच्छा, अगर बीटा 1 है तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि मार्केट जैसा ही रिस्की है। अगर बीटा 0.9 है तो मार्केट से 10% कम रिस्क है। तो इसको इस तरह पूछना चाहिए नहीं था, लेकिन बहरहाल जैसा उसने सवाल बनाया है तो जबरदस्ती उसका आंसर बता रहा हूं। वो कह रहे हैं जी कि चूंकि इसका बीटा 0.9 है तो ये मार्केट को 90% रीच करेगा। हालांकि ये बात इस तरह सही नहीं है। बहरहाल एक सवाल बनाया था और उसने जिस कॉन्टेक्स्ट में बनाया था, बस उस कॉन्टेक्स्ट का जबरदस्ती आंसर यही है कि मार्केट को ये 90% मीट करेगा। वो परफॉर्मेंस कह रहा है ना, मतलब रिटर्न, तो ये इस तरह नहीं है सही, ये सही बात नहीं बनती। 0.9 बीटा का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न का 90% होगा, क्योंकि रिटर्न का 90% नहीं होगा। तो इसलिए इस फालतू सी रिक्वायरमेंट को छोड़े, पॉइंट बी पे आए। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी पूछ रहा है कि जो फंड अभी फिलहाल कमाता नजर आ रहा है, कितना कमाता नजर आ रहा है? पॉइंट नंबर 4, 11%। तो क्या वो जितनी इसकी हैसियत है उसके मुताबिक ही कमाता नजर आ रहा है? यानी फंड का रिक्वायर्ड रिटर्न निकालना पड़ेगा। कैसे? पार्ट ए में फंड का बीटा निकाल लिया, फंड का रिक्वायर्ड निकलेगा। अब जो फंड का रिक्वायर्ड निकलेगा तो पूछ रहे हैं कि 11% क्या उसके मुताबिक है? तो 11% उसका एक्सपेक्टेड है, दिया हुआ 0.4 में। और क्या वो अपनी रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, कैसे पता चलेगा? उस फंड का कैपम निकलेगा, और जो कि नहीं कमा रहा वो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11.6। अगले क्वेश्चन पे आए और पार्ट ए जल्दी से सॉल्व कर दें, जल्दी से, अब देर नहीं लगानी जी। क्वेश्चन 4, फराज। पुराने नए सारे सवाल ना सामने लाने हैं ताकि प्रैक्टिस तसल्ली से हो। तो पुराने सवाल भी करा रहा हूं, नए भी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर फराज अ लार्ज इन्वेस्टर। तो 10 करोड़ रुपया इसने इन्वेस्ट किया है, नहीं करना चाहता है। अच्छा, बाकी डाटा बाद में। रिक्वायरमेंट ए में क्या करना है? बिल्कुल क्लियरली बता दिया उसने, यूजिंग कैपम।
बताना है कि हर एक का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होना चाहिए, तो हर एक का कैपम रिटर्न निकालना है, तो इसलिए जल्दी से निकाल लें। अब आप डाटा पढ़िए, देखिए क्या क्या है क्या नहीं है। फिर पार्ट बी में आपको एक नई चीज सिखानी है। पार्ट ए कर दें जल्दी से, फिर पार्ट बी सिखाता हूं मैं, पार्ट बी मैं कराता हूं।
Yes, sir. जी डन। सिंपल सा डाटा दिया हुआ है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड नहीं बस सिर्फ कैपम रिटर्न निकालना है। आरएम कितना, 20%। ये जो KSE 100 इंडेक्स है ना, ये मार्केट पोर्टफोलियो है और इसका रिटर्न यानी 20% ये आरएम हो गया और आरएफ 8%। और बीटा के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा? पहले वाला, कोवेरियंस वाला। तो उसके लिए चाहिए कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस। तो मार्केट का वेरियंस पिछले सवाल की तरह 0.15 को स्केयर करके निकल आएगा। तो इससे निकलेंगे सबके बीटे और पार्ट ए डन। पार्ट बी समझाता हूं मैं आपको। अभी इस वक्त सवाल में क्या डेट है जिसका डाटा दिया हुआ है जी? 1 जनवरी 2008। रिक्वायरमेंट बी, बुलेट पॉइंट से ऊपर पहली ही लाइन क्या पूछा है? 3 बुलेट पॉइंट्स यानी 3 चीजें पूछी हैं और वो तीनों चीजें 31 दिसंबर की पूछी हैं। ऊपर सवाल का डाटा है 1 जनवरी का और पार्ट बी में 3 बुलेट पॉइंट पूछे हैं 31 दिसंबर के। अगर 31 दिसंबर और 1 जनवरी का रोला ना होता तो बुलेट पॉइंट दूसरा कैसे कैलकुलेट होता? अगर ये 1 जनवरी और 31 दिसंबर का रोला निकाल दें तो रिक्वायरमेंट बी का दूसरा बुलेट पॉइंट सब बीटास का वेटेड एवरेज। पहला बुलेट पॉइंट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ये जो दूसरा कॉलम टेबल में है इसको ऐड कर देते। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 1 जनवरी 31 दिसंबर वाला मामला ना होता तो पूछ रहे हैं जी टोटल कितने रुपए पोर्टफोलियो में लगने हैं।
100 मिलियन, ये दूसरा कॉलम टोटल 100 मिलियन है। लेकिन अब उसने कहा है कि नहीं, आज नहीं, 31 दिसंबर में बताएं पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होगी। तो अब क्या कैलकुलेट करना है? हर शेयर का P1 कैलकुलेट करना है, हर शेयर का P1 कैलकुलेट करना है। अच्छा, चूंकि आप अभी इस वक्त कैपम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो अभी फौरन ये बात जहन में आ सकती है अगर जाग रहे हैं तो, कि P1 कैलकुलेट करना। पेपर में बैठ के आपको क्या पता चलना है कि P1 कैलकुलेट करना है? पेपर में बैठ के पार्ट बी बेसिकली वैल्यूएशन का सवाल है। पार्ट बी में पहला बुलेट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू, यानी इन शेयर्स की वैल्यू। कब की? 31 दिसंबर। तो असल में ये वैल्यूएशन का सवाल है। लेकिन जब आप वैल्यूएशन पढ़ लेंगे और वैल्यूएशन में जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे उनमें जो जो डाटा चाहिए होता है वो डाटा इसमें कख भी नहीं है। अब पेपर में बैठे हैं और आपको इतना पेपर में सवाल देख के आइडिया हो गया कि निकालनी तो वैल्यू है। जब शेयर की वैल्यू निकालनी है ना, तो सीधा टॉपिक ही वैल्यूएशन का है। बीएफडी में गिने चुने टॉपिक हैं, बीएफडी का सिलेबस बहुत थोड़ा है, पेपर में 5 सवाल आते हैं और वो मिक्सचर भी हो सकते हैं टॉपिक्स के, लेकिन कुछ बिल्कुल सेपरेट सवाल होते हैं। आपको रिस्क वाला सवाल बिल्कुल वखरा नजर आएगा, पहचान लेंगे रिस्क वाला सवाल है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सवाल नॉर्मली क्लियरली पता चल जाएगा। उसके अलावा वैल्यूएशन का सवाल भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो पहचान ही लेंगे। बाकी फिर वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ मिला जुला सही होता है। तो वैल्यूएशन जब आप पढ़ चुके होंगे ना, तो इस सवाल को पार्ट बी पहले बुलेट पॉइंट को देख के पता चल जाएगा कि वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। ये वैल्यूएशन का सवाल है। लेकिन वैल्यूएशन चैप्टर में जितने भी मेथड्स हैं उनमें से किसी का डाटा ही नहीं दिया हुआ, उनका डाटा नहीं दिया हुआ। तो जब डाटा ही नहीं दिया तो वैल्यूएशन का मेथड रह गए वहीं फारेग। अब पूरी बीएफडी को दिमाग में दौड़ाएंगे आप और देखें क्या क्या हिंट मिलता है आपको। इस सवाल से इतना तो पता चल रहा है कि कैपम वाले चैप्टर का डाटा है और साल बाद की प्राइस निकालनी है, आज की प्राइस दी हुई है, यानी P1 निकालनी है। अच्छा, इस चैप्टर में अभी तक P1 कहां पड़ा है? एक्सपेक्टेड रिटर्न के फार्मूले में नहीं, अभी भी बात एंड तक पहुंची नहीं। अच्छा, इस फार्मूले को मैं और तोड़ता हूं। वैसे तो इस फार्मूले से भी चल सकता है काम, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी चल सकता है। एक और फार्मूला भी तोड़ के दिखाता हूं। इस पोर्शन को अलग कर लेता हूं। इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। ये एक फार्मूला है डिविडेंड यील्ड, एक रेशियो होती है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये एक फार्मूला होता है। ये है कैपिटल गेन। अगर आपको ये पता हो कि आज एक शेयर 45 रुपए का है और ये पता हो कि इसने 10% गेन कर जाना है, तो साल बाद की प्राइस कैसे निकालें? इसको 10% बढ़ा दें। दोबारा पार्ट बी में बुलेट पॉइंट 1 वैल्यूएशन पूछिए, लेकिन वैल्यूएशन चैप्टर का डाटा है ही नहीं इस सवाल के अंदर, तो उसके लिए बाकी घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। पूरे बीएफडी में जितना कुछ पढ़ा है, किताब पेपर में बैठे आप पलटेंगे, पूरे चैप्टर को देखेंगे, पूरी बुक को देखेंगे, उसमें अगर क्लिक कर गया तो कर गया। तो इस तरह के सवाल हैं हिस्ट्री के अंदर जो आपको रूटीन से हटके टेस्ट होंगे। क्लिक कर गया तो आसान होगा, नहीं क्लिक किया तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो इसमें कैपम के डाटा से पता चल रहा है कि ये कैपम का सवाल है और इस तरह ये वाली चीज रिपीट हुई है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है। कैपम का सवाल है, कैपम का डाटा है, तो वहां पर हमने साल बाद की प्राइस यहां कहीं देखी थी, तो इसमें अगर बाकी चीजें पता चल जाएं तो ये निकल आएगी। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न में फर्क होता है, लेकिन क्या हमेशा लाजमी फर्क ही होगा? यानी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो क्या उतना हो नहीं सकता? क्या हो सकता है? ये अजम्पशन ली जा सकती है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एक्सपेक्टेड होगा। ये ही की पॉइंट था इस सवाल के अंदर, ये अजम्पशन थी सवाल के अंदर कि जितना रिक्वायर्ड है जो कि पार्ट ए में निकाल चुके, अज्यूमिंग के उतना ही एक्सपेक्टेड भी होगा। अब पार्ट ए वाला आंसर यहां रखेंगे, P0 सवाल में दिया हुआ है, D1 सवाल में दिया हुआ है, इनफैक्ट D1 नहीं दिया हुआ, डिविडेंड यील्ड दी हुई है, पता है? हाँ अभी बताया, डिविडेंड यील्ड अभी बताया। डिविडेंड यील्ड ये कुछ रेशियोज होती हैं, तो रेशियोज आपने कैफ में बचपन में मुख्तलिफ पेपर में पढ़ी होती हैं, तो वो मैंने बस में छापी हुई हैं, वो आपने खुद ही पढ़नी है। पढ़ ली, रेशियोज पढ़ ली। तो ये एक फार्मूला होता है डिविडेंड यील्ड। कुछ रेशियोज पढ़ाऊंगा अभी, बल्कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ ली। एक फार्मूला होता है डिविडेंड यील्ड, ये उसका फार्मूला है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये दिया हुआ है सवाल में, तो आपको कैपो में रिटर्न यहां रखना है अज्यूम करके, ये दिया हुआ है, ये निकलेगा, और अब एग्जिस्टिंग प्राइस को इससे बढ़ाएं तो P1 निकल आएगा। ये पूछा हुआ है पार्ट बी के पहले बुलेट पॉइंट के अंदर। और दूसरे बुलेट पॉइंट में क्या पूछा है? बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल गेन 10% है तो इसका मतलब है कि प्राइस ने 10% ग्रो कर जाना है। तो अभी की प्राइस ये है, P0 दिया है तो उसको एज इट इज नहीं रखने के फॉर्मूले, P1 ही निकालेंगे। अगर आप इस तरह से P1 निकालना चाहते हैं, आप इस परसेंटेज और इधर परसेंटेज, तो फिर वहां से रुपए कैसे निकालेंगे? इधर परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, तो आंसर परसेंटेज में ही निकलेगा ना। या तो आपको D1 रुपए में दिया होता ना, तो फिर आप ये रुपए आ जाते, या फिर करना है तो कर लें, आप डिविडेंड यील्ड P0 से मल्टीप्लाई करें तो D1 आ जाएगा, D1 निकल आएगा। D1 निकालें, P0 दिया हुआ है, इसको कैपा में अज्यूम करें, P1 निकाल लें। कैपम तो परसेंटेज ही है, लेकिन आप यहां पर परसेंटेज रखें, ये रुपए, तो ये रुपए निकल आएंगे आंसर। ये रुपए ही हैं सारे, तो आप जब यहां परसेंटेज रखेंगे, इधर रुपए रखेंगे, तो ये मिसिंग फिगर रुपए ही निकलेगी। तो बुलेट पॉइंट 1 कैसे सॉल्व होगा? ऐसे P1। बुलेट पॉइंट 2 कैसे सॉल्व होगा? किसका वेटेड एवरेज करें? बीटास निकाल लिए, वेटेड एवरेज कैसे करना है? वैल्यूज कौन से लेनी है? जो P1 की निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है बीटा निकालना है 31 दिसंबर पे खड़े होके, तो वेट कौन सी वैल्यूज को लेना है? 31 दिसंबर वाली। पहले ये 2 बुलेट पॉइंट तो करें ना, फिर तीसरा बुलेट पॉइंट बताता हूं। पहले 2 बुलेट पॉइंट करें सॉल्व, फिर तीसरा बताता हूं। पार्ट बी के पहले 2 पॉइंट आप करिए सॉल्व, फिर तीसरा मैं बताता हूं। हाँ, ये तो कैलकुलेटर पर रख के निकल आएगा। कर सकता है करंट डिविडेंड देके। करंट डिविडेंड से मुराद ये कि जो जस्ट पेड है उसको ग्रोथ रेट देके तो D1 ऐसे निकाल सकता है।
हाँ जी, सब शेयर्स की P1 निकल आई, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या क्या आ गया, देखिए क्या क्या है, ए बी शेयर्स हैं, ए बी शेयर्स है ना, नाम क्या है? हाँ यही पूछ रहा हूँ ना, ए बी सी डी ई, बस 5 है। अभी उनकी वैल्यू दी भी है, उन वैल्यू को बढ़ा दें तो साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? पूरी वैल्यू पूछिए, पूरी 17 मिलियन बता रहे हैं। अच्छा जी, 17.36, 21.78, 26.26, 53.59, 116.52। ये बुलेट पॉइंट 1। बुलेट पॉइंट 2 कैसे सॉल्व होगा? इसी रेशो में उनके बीटास तो निकाल लिए हैं पार्ट ए में, इस रेशो में उनका वेटेड एवरेज करेंगे तो बुलेट पॉइंट 2 सॉल्व हो जाएगा। बुलेट पॉइंट 3 क्या है? टोटल रिटर्न।
एस्टिमेटेड यानी एक्सपेक्टेड, तो कैसे कैपम बराबर है, अभी हमने सवाल सॉल्व ही इस बेस पे किया है, तो पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, बुलेट पॉइंट 2 में, तो उसको कैपम फार्मूले में रखें और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है। इस सवाल को किया ही इस अजम्पशन पे सॉल्व है कि कैपम रिटर्न ही एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो बुलेट पॉइंट 2 में पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिया, उसको कैपम के फार्मूले में रखें तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। आपको क्या लगता है कितने बच्चों ने ये चीज की कर ली होगी? नहीं की होगी। ये कैसे पता चलेगा कि सवाल कैपम से करना है, क्योंकि जब आप वैल्यूएशन पढ़ चुके होंगे तो वैल्यूएशन वाला डाटा इसमें है ही नहीं, और पार्ट ए कैपम है, डाटा भी सारा कैपम जैसा है, इसलिए ये लिंक हिंट ही है कि इस रास्ते से जाके P1 निकालना है। ये जो ये अभी पार्ट बी कैपिटल टेक्स्ट में लिखा है क्या ये अजम्पशन भी हम दे सकते हैं कुछ इस तरह का? नहीं, ये तो मैंने आपको सवाल के साथ बता दी कि ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा सवाल और फिर मैं क्लास ये वाली एंड करता हूं। अगला सवाल पढ़ लें जल्दी से, छोटा सा सवाल है, अगला सवाल पढ़ लें, मैं ही करता हूं। ये पूरा सवाल का डाटा अभी काम का नहीं है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट सी है, वो एक चैप्टर और में डाली हुई है, तो सारा सवाल नहीं है अभी हमारे काम का। अगला सवाल अख्तर के नाम से है, ये पढ़ लें, छोटा सा सवाल है, ये करके फिर मैं लेक्चर 38 एंड करता हूं। हाँ जी, अच्छा, पार्ट ए का आंसर क्या है? पार्ट ए जाग रहे हैं? पार्ट ए का आंसर क्या है? सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में जो पता है बस अंग्रेजी जितनी को आती है लिख दें, और वो आपको इतनी आती होगी कि 2 नंबर मिलेंगे उसके, इससे ज्यादा नहीं आती होगी आपको। हाँ, बुक तो लेके जाएंगे। पार्ट बी में बहुत सारा कुछ पूछा हुआ है, तोड़ तोड़ के चलते हैं। डिटरमिन द सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी वो एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न ऑफ किसका? अख्तर का जो पोर्टफोलियो है, कौन सा? एग्जिस्टिंग नहीं, इफ ही गोज अहेड विद हिज प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स, फुल स्टॉप। तो अब अख्तर साहब क्या रहे हैं? अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है, ये मैं कर रहा हूं पार्ट 20 का, ये दिसंबर
जून दिसंबर 15, और मेरी बुक के अंदर ये मैं इस वक्त सवाल 5 कर रहा हूं। अख्तर ने अभी एग्जिस्टिंग जहां भी पैसा लगाया हुआ है उसमें उसने 50 मिलियन किया हुआ है इन्वेस्ट, और अख्तर का प्लान ये है कि वो जाना चाह रहा है, मजीद 20 मिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और कितना कितना, आधा आधा। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ही इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग अ फर्दर 20 मिलियन रुपए इन इक्विटी मार्केट, और उसने रिसर्च करके खुद ही 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं और उनमें बराबर यानी 10-10 मिलियन लगाना चाह रहा है। तो वो 10 मिलियन लगा देगा जीएल में और 10 मिलियन लगा देगा आरएल में, तो 70 मिलियन उसका प्रोपोज्ड पोर्टफोलियो है। रिक्वायरमेंट की वर्डिंग दोबारा, डिटरमिन दी सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, किसका, अख्तर का वो पोर्टफोलियो जो उसने सोचा है अगर वो वैसा कर ले तो, यानी इस पोर्टफोलियो का बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न रिक्वायर्ड है। पहले तो इस पार्ट बी के पहले सेंटेंस का ये मतलब बनता है, इस पे कोई एतराज? अब ये उसका पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालें? तीनों के बीटास का वेटेड एवरेज कर लें। तो इन तीनों के बीटास दिए हुए हैं तो बस वेटेड एवरेज कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग 1.3, जेएल का, जेएल का नहीं दिया हुआ, आरएल का 1.2, जेएल का नहीं दिया, चलो मेहनत कर लेते हैं। तो इसका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो वो पोर्टफोलियो का बीटा निकल आएगा। 1.3 का वजन है 50/70, इसका वजन है 10/70 और इसका वजन है 10/70, तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। चले निकालते हैं, निकल आया पोर्टफोलियो का बीटा। एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी P1 माइनस P0 प्लस D1 ओवर P0, तो उसका तो डेटा ही नहीं है। हाँ जी, P0 P1 D1, फिर वही अजम्पशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको डेटा से पता चल रहा है कि कैपम है। तो पूछा क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। पिछले सवाल में क्या अजम्पशन ली थी कि कैपम रिटर्न ही एक्सपेक्टेड है, तो दोबारा वही। इसका मतलब ये मशहूर अजम्पशन है, इसको आप याद रख लें कि जरूरत पड़ने पे एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैपम रिटर्न बराबर। लेकिन अगर वो कह रहा है कि बताएं कौन सा शेयर अंडर परफॉर्मिंग है ओवर परफॉर्मिंग है, तो आप अजम्पशन लिखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपम रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न बराबर है, फिर नहीं तो कैलकुलेट करना है। तो अब हाँ जरूरत पड़ रही है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न और कैपम रिटर्न बराबर अज्यूम कर लेंगे। ये कहां इस अजम्पशन की जरूरत पड़ रही है? देखें दोनों सवालों में कॉमन बात क्या है कि कैपम का डाटा है। इन दोनों सवालों में कॉमन बात यह है कि कैपम का डाटा है। पिछले सवाल के अंदर हमें क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए था ताकि वैल्यू निकाल सकें। इसमें उसने नाम लेके एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछ लिया है, डाटा बस कैपम का दिया हुआ है, तो इसलिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि कैपम रिटर्न ही एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो अब इस पोर्टफोलियो का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, यानी कैपम रिटर्न निकालना है। तो बीटा निकल आए तो उससे कैपम रिटर्न निकल आएगा, तो मसला आगे फिर यहीं रुक गया। जेएल का बीटा निकालना है। जेएल के बारे में क्या क्या पता है? जेएल की प्राइस पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है, और आगे जो पॉइंट 2 में लिखा हुआ है ना, वो रिक्वायरमेंट सी में काम आना था, तो बस पॉइंट 1 पता है। हाँ जी, P1 कैसे पता है? ये P0 है P1 नहीं पता?
अभी अभी क्या अज्यूम किया है, कैपम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पॉइंट 1 में क्या दिया हुआ है, तो यही इसका कैपम रिटर्न होगा। तो इससे लगाते हैं कैपम रिटर्न। अब यहां से अगर इसको कैपम रिटर्न रखें तो आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये 16.5%, आर एफ 6% प्लस बीटा पता नहीं, आर एम 12% माइनस 6%, तो यहां से बीटा निकल आएगा 1। बस ये सवाल था, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकलेगा। $1.35। कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि हमने अज्यूम किया कि कैपम रिटर्न के बराबर है 6% प्लस 1.35, 12% माइनस 6%, 14.1%। अच्छा, इस सवाल को करने के बाद, इन दोनों सवालों को करने के बाद मैं एज अ स्टूडेंट ये सोचूंगा कि ये तो फिर हम हर सवाल में अजम्पशन ही लेते रहेंगे, हमें क्या पता पीएफडी में क्या क्या अजम्पशन लेनी है। इस सवाल से पहले अब तक जितना भी पढ़ाया है, काफी सारा पढ़ा दिया, कितनी को अजम्पशन ली हैं? वो जो कोई अजम्पशंस ली भी हैं वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड ली होंगी, और वो भी उन सवालों में एक पैटर्न समझ आ गया कि जी इन्फ्लेशन की अजम्पशन ले सकते हैं। सब सवालों में ही अजम्पशन लेनी पड़ रही थी कि आरबी को इन्फ्लेट करना है नहीं करना है, यही थी और तो कोई नहीं थी। इसी तरह हर टॉपिक में जहां जहां हमें थोड़ा सा हट के अजम्पशन लेनी पड़ेगी, मैं आपको उसका कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न भी दिखाऊंगा। यहां पर क्यों लेनी पड़ी अजम्पशन? क्योंकि ये वैल्यूएशन का सवाल था पिछला वाला, और वैल्यूएशन का डेटा नहीं था, और एक से ज्यादा दफा हुआ होगा ना तो वही मैं आपको एक पैटर्न सामने बिठाऊंगा। कोई जिंदगी में एक ही दफा काम हुआ होगा तो मैं उसको जनरलाइज भी नहीं करूंगा, मैं जनरलाइज करूंगा ही तब जब एक से ज्यादा दफा टेस्ट हुआ होगा। जैसे मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन में एक चीज जनरलाइज करके दी थी कि एक से ज्यादा दफा टेस्ट हुआ हुआ है, कि जहां भी सवाल में लीजिंग इन्वॉल्व थी, मैंने वहां देखा कि उन्होंने सोल्यूशन के अंदर डिस्काउंटिंग महीने क्वार्टर के मुताबिक अकॉर्डिंगली की हुई थी, तो मैंने आपको फिर ये बात जनरलाइज कर दी। फिर एक से ज्यादा दफा लोन वर्सेस लीज टेस्ट हुआ था। पहले मैंने आपको उसका जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि लोन और परचेज एक ही बात है, लेकिन चूंकि एक से ज्यादा दफा हुआ था तो फिर मैंने आपको जनरलाइज कर दिया। तो हर टॉपिक में अगर मैं कॉन्सेप्ट से हटके कुछ जनरलाइज कर रहा हूँ ना तो वो कॉमन पैटर्न भी बताऊंगा आपको। तो इसको मैंने इसीलिए अजम्पशन बताया है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स ली गई है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत कैसे पड़ेगी वो आपको सवालों की प्रैक्टिस से ही याद होगा। तो एक अजम्पशन क्रिएट कर दी आपको कि जब जरूरत पड़ेगी तो कैपम का रिटर्न इक्वल होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। दूसरा सेंटेंस आल्सो डिस्कस, यानी थोड़ी सी अंग्रेजी, वो खुद कह रहा है ब्रीफली, उसको पता था इतनी की अंग्रेजी है। ब्रीफली क्या? द इम्पैक्ट। जब किसी चीज का इम्पैक्ट बताना होता है कि इसका असर क्या पड़ा, तो क्या बताना होता है? चेंज, कि पहले क्या था और अब क्या हुआ, किसका असर। अच्छा, किस पे असर, किसका असर, किस पे असर? इम्पैक्ट ऑफ रिवाइज सिस्टमैटिक रिस्क ऑन इसका ये डिसीजन। तो किसका क्या डिसीजन है कि वो 20 मिलियन और लगाना चाहता है,
और किसका इंपैक्ट, दोबारा सुने, ऑल्सो डिस्कस ब्रीफली, थोड़ा सा डिस्कस कर दें, क्या, द इंपैक्ट ऑफ, किसका इंपैक्ट, रिवाइज्ड सिस्टमैटिक रिस्क, कि ये जो सिस्टमैटिक रिस्क रिवाइज हो गया, कितना रिवाइज हो गया, पहले क्या था और अब क्या हो गया, पहले 1.3 था 1.35 हो गया। इसका इंपैक्ट बताएं कि अख्तर के डिसीजन पे क्या इंपैक्ट है। तो अख्तर साहब को हम ये बताएंगे कि भाई देख लो, तुम जो करने जा रहे हो उससे रिस्क बढ़ रहा है, उससे तुम्हारा रिस्क बढ़ रहा है, तो जो रिटर्न तुम अभी एग्जिस्टिंग कमाते हो, अगर उससे अच्छा रिटर्न मिलता नजर आ रहा है तो देख लो, तुम्हारी मर्जी है। ये हम तुम्हें बता रहे हैं कि रिस्क बढ़ रहा है तुम्हारा, बस ब्रीफ, ज्यादा फ्री नहीं होना, बस बहुत है, रिस्क बढ़ रहा है। और उसका पार्ट सी वो आगे चैप्टर में डाला मैंने। कल से आपकी मेहरबानी, अगर आप 6:30 पहुंच जाएं तो चले, 38 बस, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।